हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और आपकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर स्वागत है यूपीटी प्लस CNM के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो लेक्चर नंबर 21 हम लेकर हाजिर हैं किसके, बालक स्वास्थ्य नर्सिंग के। तो टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही किए और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेशन देखने के बाद, क्योंकि आपको पसंद आएगा तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने रिकॉर्ड तोड़ 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया है। पर डे आपके 60 क्वेश्चन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जोड़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कितने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए तो हमारा एग्ज़ाम तक 10,000 क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। यदि आप यूपी एनएम बिहार DSSB या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही चैनल को ज्वाइन किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा बच्चे के विकास में सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है। वह समय जब बच्चा सोता है, वह समय जब बच्चा सीखने में अधिक संवेदनशील होता है, या वह समय जब बच्चा बीमार होता है, या वह समय जब बच्चा खेलता है। तो कह रहा सेंसिटिव पीरियड। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या है, बच्चे के विकास में सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या है। तो हमारा वह समय जब बच्चा सीखने में के लिए क्या होता है, अधिक संवेदनशील होता है। अर्थात सेंसिटिव पीरियड वह चरण है जब बच्चा क्या हो, किसी विशेष कौशल जैसे कि भाषा को सीखने के लिए क्या होता है, अधिक ग्रहणशील होता है। अन्य विकल्प क्या है, इसलिए गलत है क्योंकि क्या है, सीखने से सारे विकल्प क्या है, बाकी सीखने से संबंधित नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं। संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कह रहा पियाजे के संज्ञानात्मक, तो कह रहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चे तर्क करना सीखते हैं। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चे क्या करते हैं, तर्क करना सीखते हैं, लेकिन अमूर्त अवधारणाओं को नहीं समझ पाते। जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनको नहीं समझ पाते। अतः अन्य विकल्प क्या है, आयु से संबंधित है, इसलिए क्या हो गया, सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चे में पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कब गायब होता है। 2 से 3 महीने, 6 से 7, 9 से 12, या जन्म के समय ही अनुपस्थित होता है। तो कह रहा बच्चे में पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कब गायब होता है। तो यह रिफ्लेक्स 2 से 3 महीने में क्या होता है, गायब हो जाता है। तो कब गायब होता है, 2 से 3 महीने में गायब हो जाता है। यह रिफ्लेक्स क्या होता है, 2 से 3 महीने में ही गायब हो जाता है। और बाकी तो क्या है, सही अवधि नहीं है। नेक्स्ट कह रहा ब्रोफेन ब्रेनर के इकोलॉजिकल सिस्टम में मैक्रो सिस्टम क्या है। परिवार का और स्कूल, सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास, फिर बच्चे का व्यक्तिगत अनुभव, या सरकारी नीतियाँ। तो कह रहा ब्रोफेन ब्रेनर के इकोलॉजिकल सिस्टम में मैक्रो सिस्टम क्या है। तो मैक्रो सिस्टम में बच्चे के विकास पर क्या होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। किसका, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो माइक्रो सिस्टम क्या है, तो क्या सामाजिक और मूल्य और विश्वास क्या कहता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवधारणा किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो कह रहा यह अवधारणा पियाजे की संवेदीगामक अवस्था में विकसित होती है। तो इसमें ऑप्शन का रहा संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, या औपचारिक संक्रियात्मक 11+। तो कह रहा जो हमारा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो हमारा यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा संवेदीगामक, यानी 0 से 2 वर्ष में। तो क्या होती है, यह क्या अवधारणा पियाजे की क्या संवेदीगामक अवस्था में क्या होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट करा रिकेट्स का प्राथमिक कारण क्या है। विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, या प्रोटीन की कमी। जो हमारा रिकेट्स होता है वह
किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होती है? हड्डियों का नर्म हो जाता है। नर्म होना क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। और जो हमारा विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से होता है क्या? रत्नौंधी। और आयरन की कमी से होता है क्या? एनीमिया। और हमारा प्रोटीन से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर। तो ये हमारे हो जाएंगे सारे के आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की WHO अनुशंसित अवधि क्या है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने। तो WHO के तक WHO क्या कहता है? 6 महीने तक केवल क्या करना चाहिए? स्तनपान की सलाह देता है। और बाकी अन्य क्या है? अन्य महीने जो क्या है आहार को प्रोत्साहित करते हैं कि इस समय कौन सा आहार देना चाहिए, कितने महीने पर। तो यानी ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 6 महीने। कर अगला। कर बच्चों में स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के या फोलिक एसिड। तो कह रहा बच्चों में स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी रोग। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। स्कर्वी रोग में होता क्या है? मसूड़ों से खून आना। और विटामिन B12 की कमी से होता है क्या? एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। और विटामिन के क्या है? रक्तस्राव को रोकता है। रक्तस्राव को क्या करता है? रोकता है। और जो फोलिक एसिड है यह क्या है? फोलिक एसिड से जन्म दोष होते हैं। फोलिक एसिड की कमी से क्या होते हैं? जन्म दोष होते हैं, जन्म दोष। तो उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया था? जो गोल्डन राइस है, विटामिन ए की, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया था? तो हमारा गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का स्रोत है। जो हमारा गोल्डन राइस है वह बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का स्रोत होता है। नेक्स्ट। कह रहा फेनिल कीटोन्यूरिया यानी PKU के प्रबंधन के लिए किस आहार की सलाह दी जाती है? तो फेनिल कीटोन्यूरिया के प्रबंधन के लिए किस आहार की सलाह दी? उच्च प्रोटीन, निम्न फेनिलएलानिन या निम्न कार्बोहाइड्रेट या उच्च वसा। तो PKU वाले बच्चे, जो हमारा PKU वाले बच्चों में फेनाएलानिन युक्त आहार जैसे मांस, दूध से बचना चाहिए। जो क्या इसमें किस आहार की सलाह दी जाती है? इसमें क्या करना चाहिए? मांस और दूध से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न फेनिलएलानिन लेना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट। कर पॉक्सो अधिनियम 2012 किससे संबंधित है? बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल विवाह या बाल शिक्षा। तो कर पॉक्सो एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट मतलब क्या कर रहा है? पॉक्सो अधिनियम 2012 एक किससे संबंधित? पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है पी से प्रोटेक्शन ऑफ, ओ से आप, सी से चाइल्ड, फ्रॉम, एस से सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो कह रहा इस अधिनियम क्या था? बाल यौन शोषण। तो इस अधिनियम में क्या था? बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों में किया जाता है। तो क्या इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों से क्या यह संबंधित है। और बाकी क्या है? चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत आते हैं ये सब नीचे वाले। नेक्स्ट। कर जुवेनाइल जस्टिस यानी केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार किशोर की अधिकतम आयु 16 वर्ष, 18, 21, 14। तो कितना है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत 2015 के अनुसार क्या किशोर की अधिकतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। तो इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किशोर माना जाता है। और जो क्या होते हैं इससे अधिक किशोर की अधिकतम आयु क्या है? किशोर 18 वर्ष तक क्या किशोर माना जाता है, कम आयु तक। इससे ऊपर क्या आ जाएंगे? वयस्क। नेक्स्ट। कह रहा चाइल्ड लाइन इंडिया किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? शैक्षिक सहायता, आपातकालीन बचाव, पोषण सहायता या कानूनी सलाह। तो हमारा चाइल्ड लाइन इंडिया यानी 1098 किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? तो संकटग्रस्त बच्चों को आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। तो यह क्या? आपातकालीन बचाव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट। कर बाल
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में, 2007 में, 2010 में, 2012 में। तो कह रहा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण NCPCR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NCPCR की स्थापना 2007 में हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे। और जो 2012 है हमारा क्या है? पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। तो 2012 क्या है हमारा? पॉक्सो नेक्स्ट कह रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लड़कियों की बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस नियम के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। तो लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। और इस नियम के अनुसार लड़कों की अधिकतम आयु क्या है? 21 वर्ष है। तो लड़कों की क्या है? ये हमारा क्या जाएगा? लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS में सोडियम और ग्लूकोज का अनुपात क्या होता है? 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। तो कह रहा WHO के अनुसार जो हमारा ORS है, ORS में सोडियम और ग्लूकोज का अनुपात होता है कितना? 1:1। तो 1:1 के अनुपात में क्या होते हैं? सोडियम और ग्लूकोज होते हैं। सोडियम 75, यानी कितना है? जितना सोडियम रहेगा उतना ही ग्लूकोज ही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में निमोनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, वायरस या फंगस या परजीवी। तो कह रहा बच्चों में निमोनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? बच्चों में निमोनिया का सबसे सामान्य कारण है RSV वायरस। यह निमोनिया का क्या है? प्रमुख कारण है। नेक्स्ट कह रहा कावासाकी रोग के उपचार के किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो कावासाकी रोग में उपचार में कौन सा दवा? पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन या एंटीबायोटिक्स। तो कह रहा कावासाकी रोग में हृदय की जटिलताओं को रोकने के लिए एस्पिरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें तो है नहीं, जिसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IVIG। एस्पिरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट कर नियोनेटल स्फेटिक एपिलेप्सी का सबसे सामान्य कारण क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, जन्मजात संक्रमण या हाइपोक्सिक एस्केपिक एन्सेफेलोपैथी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो कारण नियोनेटल स्फेटिक एपिलेप्सी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो इसमें हाइपोइस्केमिक, इसमें क्या कहता है? हाइपोइस्केमिक इंसेफेलोपैथी क्या कहता है? नवजात में दौरे का प्रमुख कारण है, जो ऑक्सीजन की क्या होता है? कमी से होता है, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो जो नियोनेटल स्फेटिक एपिलेप्सी का सबसे सामान्य कारण क्या है? हाइपोक्सिक इस्केपिक इंसेफेलोपैथी। यह नवजात में क्या आता है? दौरे का प्रमुख कारण है, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का प्राथमिक कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण या वायरल संक्रमण या जन्मजात विकृत या इम्यून रोग या ऑटो इम्यून रोग। तो हमारा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है? 20 का हमारा क्या है? कल बच्चों में जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रुप A के संक्रमण के बाद प्रत्यक्षा प्रतिक्रिया में यह रोग होता है। तो यानी स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के कारण। नेक्स्ट कर बच्चों में टाइफाइड बुखार के निदान में के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? तो बच्चों में क्या जो टाइफाइड बुखार के निदान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? विडल टेस्ट, ब्लड कल्चर या स्टूल टेस्ट या यूरिन टेस्ट। तो ब्लड कल्चर टेस्ट इसमें होता है। बच्चों के में टाइफाइड के बुखार के लिए निदान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की पहचान करके निदान की पुष्टि करती है। नेक्स्ट कर नियोनेटल हाइपर बिलुबिरेनेमिया में फोटो
थेरेपी शुरू करने का मानदंड क्या है? टोटल बिलिरुबिन क्या हो 75 mg/dl से कम हो यानी से अधिक हो, 15 से अधिक हो, या टोटल बिलिरुबिन क्या हो 20 mg/dl से अधिक हो, या टोटल बिलिरुबिन क्या हो 25 mg/dl से अधिक हो, या 10 mg/dl से अधिक हो। तो हमारा कह रहा है कि क्या जो नियोनेटल हाइपोबिलिरुबिनेमिया में फोटोथेरेपी शुरू करने के लिए मानदंड क्या है? WHO के अनुसार जो हमारा फोटोथेरेपी है 15 mg/dl से अधिक होना चाहिए। बिलिरुबिन का स्तर शुरू की जाती है 15 mg/dl से अधिक। नेक्स्ट, कह रहा सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चों को किस टीके की विशेष आवश्यकता होती है? जो सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे होते हैं उन्हें किस टीके की विशेष आवश्यकता होती है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, MMR, पोलियो, टाइफाइड। तो कह रहा सिकल सेल एनीमिया, क्या करा सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चों को किस टीके की विशेष आवश्यकता होती है? तो हमारा 23 का राइट आंसर है क्या? HIV यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो हमें उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। जो HIV टीका है सिकल सेल एनीमिया में गंभीर संक्रमण के जोखिम को क्या करता है? कम करता है। तो गंभीर जोखिम को क्या कम करेगा? नेक्स्ट, कह रहा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत वार्षिक स्वास्थ्य जांच में क्या शामिल है? हीमोग्लोबिन टेस्ट, या दृष्टि और श्रवण परीक्षण, दंत जांच, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में संपूर्ण स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मिड डे मील योजना में प्रति बच्चे प्रतिदिन कितनी कैलोरी पर ऊर्जा प्रदान की जाती है? 300, 450, 600 या 800। तो कह रहा यह योजना क्या है? जो हमारा मिड डे मील योजना है इसमें प्रतिदिन बच्चों को कितनी कैलोरी? तो इस योजना में प्रतिदिन बच्चे को 450 ग्राम क्या 450 कैलोरी क्या की जाती है? कैलोरी प्रदान की जाती है, और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रदान करती है। 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम कितना? 12 ग्राम प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन प्राप्त करती है। नेक्स्ट, कर आयुष्मान भारत के तहत स्कूल में क्या प्रदान किया था? हेल्थ क्लिनिक, योग प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, या उपरोक्त सभी। तो कर आयुष्मान भारत में जो हमारा आयुष्मान भारत के तहत स्कूलों में क्या प्रदान किया था? आयुष्मान भारत में स्कूलों में समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है यानी उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK में सखी सखा केंद्र क्या प्रदान करते हैं? यौन स्वास्थ्य परामर्श, पोषण सलाह, या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, या उपरोक्त सभी। तो ये केंद्र क्या है? किशोर की विविध सेवाएं प्रदान करते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। ये सारे सेवाएं प्रदान करते हैं। तो कर अगला, कर 28वां क्वेश्चन, मासिक धर्म स्वच्छता योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया था? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय। तो कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यह योजना क्या है? किस मंत्रालय द्वारा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। यह योजना स्वच्छता और सैनिटरी नैपकिन वितरण पर क्या केंद्रित है। नेक्स्ट, 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा किशोर लड़कियों में PCOS का सबसे गंभीर दीर्घकालिक जोखिम क्या है? बांझपन, टाइप 2 डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा किशोर लड़कियों में PCOS का सबसे गंभीर दीर्घकालिक जोखिम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा 29 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज YFHS का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? गोपनीयता बनाए रखना, किशोर अनुकूल वातावरण प्रदान करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा यूथ फ्रेंडली सर्विसेज का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा YFHS का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। समग्र और गोपनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, किशोरों को क्या समग्र यानी सभी गोपनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद ही आया होगा, क्योंकि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप सेशन पसंद आया है, तभी तो आपने देखा है वीडियो को लास्ट तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।